बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और शरीक गुफ्तगू हैं फ़ारूक खताफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रोज लोग देखते हुए कहते हैं एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहते हैं। तो ये पूछना क्या चाहिए। अच्छा वैसे बड़ी अच्छी बात है। और ये तो हमारे तो ख़ास तौर पे मज़हब में भी है और अखलाकियात में भी है कि जब भी आप किसी से मिलें तो आप हाल अहवाल ज़रूर पूछें। तो इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए। खैर, आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, ख़ास तौर पे कोविड-19 की वजह से। और क्योंकि कोविड-19 अगर हमने इतने दिन से अपने प्रोग्राम में बात नहीं की तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, या मीडिया अब उस तरह से इसके ऊपर अगर इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि इट्स अ न्यू नॉर्मल और अब इस न्यू नॉर्मल के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन एहतियात बहुत लाजिम है। सो इसी पॉजिटिव नोट पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और नाज़रीन, सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे भारत की जो असल शक्ल है, अब उसके बारे में बहुत ज़्यादा दुनिया भर में बात होने लगी है। इंडियन क्रॉनिकल्स जो है उसके हवाले से जिस तरह से इंकिशाफात सामने आए, फिर जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। दुनिया नोटिस ले रही है। दबाव पड़ा भारत के ऊपर, यहाँ तक कि उसको जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं उनको बहाल करना पड़ा अभी गुज़श्ता दिनों। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टर्निंग पॉइंट है, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है भारत की जमहूरियत के ऊपर, वो इस वक्त जो वहां पर किसान मूवमेंट है, या जो सिखों की जो एक मूवमेंट चल रही है वो बनी है। यहां तक कि जहां पूरी दुनिया का मीडिया अब शोर मचा रहा है, पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है, वहीं पर यूएस का टाइम मैगजीन जो है उसने लिखा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट आर अ टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी एंड द वर्ल्ड कैन नो लॉन्गर इग्नोर दैट। सो ये अब अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इशू जो है वो पूरी दुनिया में बन गया है। और इसमें मैं आपको कुछ थोड़े से फैक्ट सामने रखूंगी कि भारत में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत 180 में से 140 पर रैंक कर रहा है इस वक्त। इसके अलावा यानी सूडान से भी 4 स्टेप्स जो है वो पीछे चला गया है। इस तरह ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें भारत को 162 ममालिक की फहरिस्त में 111वें नंबर पर रैंक जो है वो कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, आप जानते हैं कि उसको भारत में काम करने से रोक दिया गया, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं अब उनको भी काम करने से और उनको बात करने से और भारत का जो असल चेहरा है जिस तरह से दिखाया जा रहा है उससे भी रोका जा रहा है। और कई महीने के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि जो ये प्रोटेस्ट जारी रहा उसके बाद अब दुनिया ने बड़ा खुल के इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। तो फरूक, टाइम मैगजीन आपने देखा होगा, बड़ा एक बहुत डिटेल्ड जो है वो उसमें आर्टिकल छपा है। तो क्या कहेंगे आप, ये सब कुछ जो हो रहा है, दुनिया नोटिस कर रही है, बात कर रही है, शोर मचा रही है, बस ये यहीं तक रहेगा या इससे आगे भी बात बढ़ेगी? अच्छा, ये सबसे पहले तो जब आपने बात की ना तो आपने कहा कि भारत की जमहूरिया पे सवाल है, और मैं ये सोच रहा था कि कौन सी जमहूरिया। अगर आप बात करते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की, यानी कि इलेक्शन होने का नाम अगर आप जमहूरियत कहते हैं तो होता है इंडिया में, लेकिन इन ऑर्डर टू हैव एन इंडिपेंडेंट एंड थ्राइविंग डेमोक्रेसी, जमहूरियत के होने के लिए आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की जरूरत होती है। पहला सबसे बड़ा जो है वो ये है कि क्या कोर्ट्स अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप एक चर्चिल की एग्जांपल दी जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, हिटलर से लड़ रहा था और उस वक्त जो है बताया गया कि बरतानिया के ऊपर हमला बहुत जोर का हो गया है और मुश्किलात हैं। उसने कहा कि क्या कोर्ट्स अपना काम कर रहे हैं। जब जवाब आया कि कोर्ट्स काम कर रहे हैं तो उसने कहा कि फिर हमें कोई नहीं हरा सकता, एंड दे वन, राइट। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए हैं नरेंद्र मोदी के, बिल्कुल वो होता है ना बच्चा जमूरा बन के बैठे हुए हैं और बिल्कुल उसके हुक्म के ऊपर ताबे जो है ना काम करते हैं। चाहे सीए हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे फार्मर्स का, उसके अंदर उन्होंने जो हुकूमत की हुक्म है ना उसको माना है, बाकी कुछ नहीं किया। हाँ जी। और फिर बड़ा अजीबोगरीब काम ये हुआ है कि कुछ लोग गए कि ये फार्मर्स को हटाया जाए और उस मामले में कि ये प्रोटेस्ट जो है इनको खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी के प्रेयर के खुद एक कमेटी बना दी और किनकी, जो कि इन कवानीन के सपोर्ट में है। जब आप ये करते हैं तो दैट मीन्स कि योर कंट्रीज जुडिशरी मुक गई है, खत्म होगी। अच्छा, दूसरा जो है मामला डिसेंट जी। आपकी सोसाइटी के अंदर आपसे डिसएग्रीमेंट करने वाला अगर कोई मौजूद है
तो आप सोसाइटी, आप समझा जाता है कि आप सही काम कर रहे हैं। मीडिया का उसमें बड़ा काम है, अपोजिशन का है। इंडिया का मीडिया सारे का सारा दो बंदों के पास, एक अंबानी, मुकेश अंबानी, दूसरा ना समझ लीजिएगा उसका भाई निकट्टू जो है, और दूसरा गौतम अडानी, इनकी जेबों में मौजूद है। और ऐसे वक्त में मीडिया का भी कुछ नहीं, राइट। तो इंडिया का एक एक करके सारे इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए। जब ये होता है तो इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी एट ऑल। सही, ठीक है। लेकिन सॉरी टू कट यू हियर, यहाँ पे एक बात कम से कम जो आम लोग हैं, जो अवाम है या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वहाँ के, दानिश्वर हैं, वो कम से कम बात कर रहे हैं। और जो इंडिया से बाहर इवन इंडियंस भी रहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट कर क्या रही है। यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि इंडिया के अंदर जो है ना, हाँ। वो लोग जो हमें लेक्चर दिया करते थे सेकुलरिज्म का और मॉडरेशन का, लिबर्टी का, वो अब मोदी के चाबी वाले जो गुड्डे गुड्डियां होती है ना, वो बन के इंडिया में घूम रहे हैं। अच्छा, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, लेकिन बड़े अफसोसनाक किस्म की कमेंट्री आती है डेली, ठीक है ना। एक गुप्ता जी हैं, बाकी लोग हैं, सही, शेमफुल कंडक्ट। अच्छा, जो इंडियंस हैं मुल्क से बाहर हैं, दे आर नॉट दैट मच एंथ्रॉल्ड बाय मोदी, तो वो जो है ना खुल के बात करते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी से पहले इंडिया की एक ग्रोइंग पावर थी सारी दुनिया में, और उसकी वजह से आप देखेंगे कश्मीर में वो कुछ भी कर लेते थे तो इंटरनेशनल मीडिया उसके ऊपर बात नहीं करता था। अब ये हुआ है कि मोदी ने इतना हिलाया है मगरब को, और उनकी वो कहते हैं ना आत्मा को हिला दिया, और उनकी रूह को कंपा दिए, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि अब उनको करना पड़ रहा है। और अब जो है ना, ये जो आपने टाइम वाला कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया है और मैगजीन्स में है, उसके गार्डियन के अंदर बड़ी कवरेज हो रही है। उसका बेसिक मसला ये है कि वो कहते हैं कि अब जो है मोदी नाम की बला के ऊपर हम जो है सतरपोशी नहीं कर सकते। उन्होंने एक काम किया, इंडिया की इंटरेस्ट को और मोदी की इंटरेस्ट को अलहदा कर दिया, और वो समझते हैं सारे के सारे इंडिया का डायस्पोरा, जो खासतौर पे वो लोग हैं जो वाकई जमहूरियत में बिलीव करते हैं, कुछ भाजपा के भी हैं ना बाहर, आरएसएस के भी हैं, लेकिन जो प्रो इंडिया है, दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि मोदी इंडिया के लिए जहर कातिल है, और जहर कातिल होते हुए वो कहते हैं जब तक इसको एक्सपोज नहीं करोगे तो मामला नहीं चलेगा। और इस वक्त इंडिया का झूठ पे झूठ एक्सपोज होता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी हुकूमत में मौजूद है। और अच्छा, उसकी एग्जांपल आपने उसमें चूंकि मैं ये पढ़ रही थी तो इस आर्टिकल के अंदर एक तो उन्होंने ये कहा कि 500 अकाउंट्स जो हैं वो ट्विटर के, वो उन्होंने ट्विटर को बंद करने पड़े। जिस तरह की गुफ्तगू उसके ऊपर की जा रही थी, यानी उससे आप ये देखें ना कि क्या इंप्रेशन आपकी सोसाइटी का जाता है कि आप कितने एक्सट्रीमिस्ट और किस कदर वो हिंदुत्व के जो है वो हिमायती हैं, कि आप यहाँ तक कह रहे हैं कि जो 80s में और 70s में भी इस तरह की मूवमेंट्स जो शुरू हुई थी और उसमें जो कुछ भी सिखों के साथ हुआ था कि आप पूरे के पूरी कम्युनिटी को खत्म कर दें, इस तरह की बातें की गई ट्वीट्स के जरिए। तो 500 अकाउंट्स जो है वो उनको खत्म करना पड़ा। और आपकी जो मीडिया है, आपने मीडिया की बात की कि वो किस कदर बाइस्ड है, आपके जो टेलीविजन की और फिल्म इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट होते हैं वो रिप्रेजेंट भी करते हैं एक सोसाइटी को या एक कंट्री को, कम्युनिटी को, और वो रोल मॉडल भी होते हैं। तो जब वो इस तरह की बातें करें जिनमें उनकी एक बड़ी वोकल आर्टिस्ट हैं कंगना रनावत, उनका जिक्र भी था इसमें, एक्ट्रेस का है वो, बी ग्रेड एक्ट्रेस, वो जो भी है, बट वो बड़ी वोकल है और आजकल बड़ी खबरों में। तो आप पता है उसके अकाउंट, उसकी ट्वीट को डिलीट करना पड़ा क्योंकि वो इस किस्म की बातें, आप ये देखें ना, चाहे कोई एक आर्टिस्ट भी हो, उसके कम से कम 1000, 2000, 20,000, मेरे ख्याल में उसके तो खैर कहीं ज्यादा होंगे, फॉलो करते हैं लोग आपको आइडियलाइज करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना। तो जब आप इस तरह की एक्सट्रीमिज्म की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस होगी। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एक, और मैं सलाम करता हूँ, एक एक्टर सिंगर है रियाना वेस्टर्न उसकी, तो उन्होंने एक ट्वीट की और CNN की एक स्टोरी को उठा के उन्होंने कहा कि हम इस पे क्यों नहीं बात कर रहे, और उसके अंदर था कि 250 मिलियन के करीब जो इंडियंस हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका जो है ना एग्रीकल्चर के ऊपर सिर्फ एक ट्वीट, उसके ऊपर दुनिया पागल, इंडिया पागल हो गया। उसके बाद आपने ये जो एक्टर्स का कहा, कंगना रनावत को छोड़ें, ये जो इंडिया के जो एक्चुअल स्टार्स है, सचिन तेंदुलकर हो गया, एक पुरानी एक्ट्रेस है हेमा मालिनी, अच्छा उन सारों के, और लता मंगेशकर, उनके ट्वीट्स आ गए जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी इंडिया के मामलात के अंदर जो है ना कोई दखल ना दे। अच्छा, अमेजिंगली
हेमा मालिनी ने जो ट्वीट किया उसके अंदर जो कोर्ट मार्क्स थे वो भी दे दिए, यानी कि जो मैसेज आया तो उन्होंने छापा मारना है ना तो फिर पूरा होना चाहिए। अच्छा, इस तरह से और भी और लोग बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के, जहां पाकिस्तान की बात आती है तो बड़े नफरत अंगेज किस्म के और एक और बड़ा मजेदार हुआ कि उनके फॉरेन ऑफिस ने उठा के एक स्टेटमेंट जारी की और उस स्टेटमेंट के अंदर रियाना के बारे में रिबटल था। तो एक इंडियन सहाफी जो कि अभी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट रह गए हैं उनमें से हैं, उन्होंने कहा कि रिपब्लिक ऑफ रियाना के खिलाफ जो है ना इंडिया का फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट दे रहा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि और भी जो वो थे सेलिब्रिटीज थे उन्होंने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया और उसके अंदर कमला हैरिस की जो वो यूएस वीप है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी नीस, उनकी भांजी जो है ना, उन्होंने भी किया। तो जब किया तो और अटैक करना शुरू कर दिया, उसके अकाउंट्स को बंद करने की कोशिश करना शुरू कर दी। तो इस वक्त जो है वो ये हुआ है कि दुनिया के लिए ये इम्पॉसिबल हो गया है बर्दाश्त करना इंडिया का ये प्रोपेगेंडा, राइट। और फिर एक और बात आपने ट्विटर की ट्विटर के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने असल में 500 अकाउंट्स नहीं किए, इन्होंने 1200 अकाउंट्स किए। अच्छा। उसके अंदर अच्छा, फिर एक और मैं करेक्शन मैं तो टाइम मैगजीन को कोट कर रही हूँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 500 तो ट्विटर ने अपने अकाउंट से जब वो किया ना, एक्सप्लेनर दिया, उसमें उसने कहा कि 500 हमने बंद कर दिए या उसकी विजिबिलिटी इंडिया में रोक दी है, लेकिन 4 किस्म के अकाउंट्स को हम कुछ नहीं करेंगे। एक तो वो जो इंडियन लॉ के अंडर नहीं आते। अच्छा। दूसरा जो है वो जो मीडिया वाले हैं, उसके अंदर कारवान मैगजीन है इंडिया का बहुत जबरदस्त, जिसने अभिनव भारत वगैरह को एक्सपोज किया था और अब जो है वो सारे के सारे टेररिस्ट, वो कर्नल पुरोहित वगैरह सारे आजाद हो गए। सही। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि जी हम सेलिब्रिटीज और एक्टिविस्ट को और पॉलिटिशियंस को नहीं ब्लॉक करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, और आपको पता है कि 1200 में कौन कौन शामिल था? एक तो आपने जिनको कहा कि वो सो कॉल्ड खालिस्तानी, और फिर पाकिस्तानियों का नाम दिया हुआ था कि इनको भी ब्लॉक करो। यार, जो कौम, जो हुकूमत इतनी ज्यादा डर जाए कि वो कहे कि हमारे लोगों के पास ये आवाजें ना आए जो कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि लोगों को हकूक मिलने चाहिए, तो उनका क्या हाल होगा? अच्छा, कमला हैरिस की नीस के उस पे एक ट्वीट कराई जो अमेरिकन हिंदू कॉन्फ्रेंस है उससे कि हम तुम्हें सपोर्ट करते थे, अब हम नहीं करेंगे, उसकी वजह है कि तुम्हारी नीज जो है ना उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई, वो अडल्ट औरत है, अगर उसने ट्वीट किया है तो उसकी अपनी मर्जी। सही। माँ से वो सॉरी जो वो है खाला है, उससे क्यों सपोर्ट जो है ना वो कर रहे हैं। इस तरह के ब्लैकमेल करने वाले हथकंडे अब चलेंगे नहीं। और मामला ये, आपने एक और बात, मैं जिन ट्वीट्स की बात कर रही थी ना, वो हिंदुत्व के हामियों की ट्वीट्स और उनकी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो उनकी तरफ से ट्वीट्स थी जो ये किसान तहरीक है इनके खिलाफ। अब पूरे कम्युनिटी को खत्म करने के हवाले से जो ट्वीट्स और हाँ, नहीं वो तो है इस किस्म की ट्वीट्स जिनको बैन करना पड़ा। आपको याद है पुलवामा वाला और बालाकोट वाला? उस वक्त पाकिस्तान ने उनका जहाज गिराया था और उसके बाद उनका पायलट पकड़ लिया था। उस वक्त उनके मीडिया ने एक बड़ी अजीब बात की थी और उनके मीडिया ने कहा था कि इंडिया ने तो जी एक F-16 गिरा दिया है पाकिस्तान का और उसके अंदर फला पायलट है। कि उनके मीडिया को कोई सीरियस लेता है? नहीं लेता ना, जिस किस्म का उनका मीडिया है। और लेकिन जो वो लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, अच्छा, उन्होंने कहा कि जी ये जो फलां बंदा मारा गया सारा फिक्टिशियस, कुछ भी सच नहीं था। उसके बाद जब उन्होंने बहुत ज्यादा जिद किया कि F-16 गिर गया है और पाकिस्तान का गिरा दिया है, लॉकहीड मार्टिन और अमेरिकन वगैरह जो है उन्होंने आके कहना शुरू कर दिया कि हमने काउंट किया, सब सही है। आज तक इंडिया के ट्विटर पे ये बिलीफ है कि उन्होंने जहाज गिराया था। अपनी हालत ये है कि उस वक्त जब पाकिस्तान ने उनको जगाया ना, जाके उनका पायलट पकड़ लिया, तो उस वक्त डर के मारे इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था इंडिया के अंदर। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए यू रियलाइज कि इंडिया मीडिया, इंडिया ट्विटर जो खासतौर पे पर्सोना है, वो इतना ज्यादा मेंटल हो गया है कि अब दुनिया इज नॉट रेडी टू टेक इट सीरियसली। इसीलिए ट्विटर से जब कहा गया कि 500 से बढ़ाओ 1200 करो, उन्होंने कहा कि जी सी यू इन द कोर्ट, क्योंकि आप अपने कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जी हम ट्विटर को बैन कर देंगे। अच्छा, एक तो ये होता है ना कि इंडिया में बैन की बात शुरू होती है, कहीं से पाकिस्तान में भी एकदम कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, ट्विटर बैन करो। अच्छा, इंडिया वाला जो मामला है उसको देखें। इंडिया के अंदर ट्विटर ने कहा कि जी तुम फेसबुक समझ रहे हो हमें,
हम फेसबुक नहीं है। हम लोग जो है ना तुम्हारे यहाँ से इतनी कमाई नहीं करते, टोटल कितना कर रहे हैं जी, कोई बस 9 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और कोई ज्यादा नहीं है। तो हाँ, तो ब्लॉक कर दो, कोई मसला नहीं, हम जाके कोर्ट में देख लेंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया के नाक तक आ गई है बात, एंड दे आर टायर्ड, और मेरे ख्याल में दे आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज नरेंद्र मोदी एनी फर्दर। चलिए देखते हैं कि ये चीज़ आगे किस तरह से बढ़ती है और इसके ऊपर दुनिया भर की जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं और बड़े बड़े आलमी इदारे हैं वो इसके ऊपर प्रैक्टिकली किस किस्म के एक्शंस लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट इतना तो हुआ कि अब दुनिया बोलने लगी है, अब दुनिया बात करने लगी है भारत के खिलाफ। और इसमें अगर ये मैं कहूँ कि भारत की जो हुकूमत है और मोदी सरकार है, उससे बड़ा दुश्मन भारत का और कोई हो नहीं सकता, तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले मौजू के साथ। हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से घर घर एहसास डिजिटल सर्वे जारी है, जिसके नतीजे में 70 लाख मुस्तहिक खानदानों को एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। सर्वे नुमाइंदे के साथ ताउन करें और इन्हें अपने कौमी शनाख्ती कार्ड समेत अपने घराने की दुरुस्त मालूमात फराहम करें। मुस्तहिक घरानों के जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड नहीं होंगे, इन्हें 8171 से शनाख्ती कार्ड बनवाने का पैगाम आएगा और अहल अफराद को 12,000 की पहली किस्त की वसूली का पैगाम आएगा। रकम हबीब बैंक और बैंक अल फलाह के मुकर्रर करदा अदायगी मराकज से वसूल करें। एहसास के तमाम पैगामात सिर्फ 8171 से ही आते हैं। याद रहे, एहसास के किसी भी प्रोग्राम में शमूलियत की कोई फीस नहीं। मजीद मालूमात के लिए 0800 26477 पर रुजू करें। जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज्म सबसे ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, से पहले कि हम अपने अगले मौजू की जानिब बढ़े, मेरे ख्याल में फारूक आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभी किसान मूवमेंट के ऊपर। हाँ जी, एक तो थोड़ा सा आपने जब इंट्रोडक्शन कराया था तो आपने सिखों वाली बात की, तो मेरे ख्याल में वो चूंकि ज्यादातर लोगों के ऊपर भी इंप्रेशन ये है कि हालांकि इट्स किसान मूवमेंट, अगर हम ये कहें तो ज्यादा सिख जो है वो नजर आते हैं आगे आगे जी, जो खास तौर पे दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ना, जो दिल्ली के बॉर्डर पे खास तौर पे जो बैठे हुए हैं वो पंजाब और हरियाणा से आए हुए लोग हैं। तो इस वजह से क्योंकि वो पंजाबी हैं तो लोग कहते हैं कि सिखों का है। और फिर ये सही है कि सिख जो है माशाल्लाह वो किरपान आपने वीडियो में देखा होगा, और बाकी वो जो निशान साहब जाके उन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर हाइस्ट कर दिया था, वो जो सिखों का परचम होता है, तो उसकी वजह से लोग समझते हैं या इंडिया की मीडिया को भी ये मौका मिलता है कि इसको स्पिन दे। असल में ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 लाख लोग खुदकुशी कर चुके हैं। हर साल 12,000 बंदा खुदकुशी करता है, क्योंकि जो वो है फार्मिंग के हैं सिस्टम ख़राब हो गए हैं, हुकूमत की तरफ से सपोर्ट है नहीं, और इकनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन है, ख़ास तौर पे जो वो है कॉरपोरेशंस हैं जिनसे ये उधार लेते थे, वो उधार बहुत बढ़ गए। अच्छा, अब ये है कि अभी क्या कर रहे हैं, मिडिल मैन को हटा दिया इंडिया ने, उसके बाद कॉरपोरेशंस के पास आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आज आपकी ज़मीनें हैं और मुझसे आप कर्जा ले रहे हैं, कल को मैं सारी की सारी आपकी ज़मीनें कब्जा कर लूँगा। अब जो है इंडिया का 65 से 70% लोगों का गुजर बसर जो है एग्रीकल्चर पे होता है। जब और ख़ास तौर पे जो 65% 60 से 65% लोग वो हैं जिनकी ज़मीनें जो है ना वो 5 एकड़ से कम है। ठीक है, अब उस बंदा जिसकी सारी जिंदगी खेती बाड़ी में है, उसकी ज़मीन उसके हाथ से जाने का डर होगा, तो वो क्या करेगा?
तंग आमद बजंग आमद। तो इस वक्त ये लोग तो जाने वाले हैं नहीं। और नरेंद्र मोदी ने ले लिया उधार 10 अरब डॉलर का ले लिया IMF से, सॉरी 15 अरब डॉलर, और 10 अरब डॉलर ले लिया वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अब रिफॉर्म करो, अपने ये जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है वो लेके आओ। और क्योंकि साथ ये जो मैंने कहा था ना कि इनके दो वो हैं फेरी गॉड फादर्स है, एक का नाम है गौतम अडानी और दूसरे का नाम है मुकेश अंबानी। तो ये दोनों भी चाहते हैं कि जमीन ज्यादा से ज्यादा कब्जा करें, बिकॉज दे वांट टू एक्चुअली सेल इट, हाँ जी, उसको रिफॉर्म करके सारी मगरिब को इस्तेमाल करने के लिए। तो इस सारी की सारी कहानी में नरेंद्र मोदी के पास रिवर्स गियर है नहीं, अंडर प्रेशर और हर तरफ से। और जब ये यहाँ रहेंगे ना तो इट इज सच अ अनटेनेबल पोजीशन के लोग जो है वो गुस्सा भी होंगे और वो आके बैठे भी रहेंगे। पहले ये कहते थे कि ये लोग चले जाएंगे ना, सर्दी बहुत ज्यादा थी, सर्दी खत्म हो गई, मौसम बदल गया। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या किया है कि जहाँ पड़ाव रखा है ना उसके अंदर आके उन्होंने कुकिंग भी सारी करना शुरू कर दी। बड़े फन लविंग है, आप देखें ना तो वो ऐसा लगता है कि बड़ा वो सारे मिलके ना और बड़ी मौज मस्ती और बड़ा वो एंजॉय कर रहे हैं उसको। इनके किसी चमचे ने कहा कि मोदी के कि जी वहां पे तो पिज्जा खाए जा रहे हैं। तो कोई बंदा है कि ये जो पिज्जा होता है ना ऊपर पड़ती है पनीर, वो हम बनाते हैं, अच्छा नीचे होता है आटा, वो भी हम बनाते हैं, और साथ वो जो गोश्त हो या जो कुछ है वो भी हम उगाते हैं। बाकी रह गया डब्बा तो वो तुम खाओ, वो तुम बनाते हो, बाकी पिज्जा तो हम बना रहे हैं। तो हमारी मर्जी है, हम जो भी कहें। एट दिस मोमेंट इट हैज बिकम सच एन इम्पॉसिबल सिचुएशन कि अगर इनको एहसास ना हुआ, और ये याद रखिएगा कि म्यांमार में एक कू हुआ है और आपको पता होगा कि क्यों हुआ है। म्यांमार का जो आर्मी चीफ था उसको एक्सटेंशन मिली थी और उसके बाद जब उसके एक्सटेंशन का टाइम खत्म होने वाला था उसने आंग सान सूची को बंद कर दिया और उसने टेक ओवर कर लिया। सही। इंडिया के अंदर भी नरेंद्र मोदी ने अपने जो पिछले आर्मी चीफ है उसको CDS बना के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना के 3 साल दिए थे। अब वो टाइम खत्म हो रहा है। लोग कहते हैं कि म्यांमार के अंदर जो असल में हुआ है वो एक किस्म का इंडिया की हुकूमत का मैसेज है कि मुझे जो है ना मैसेज है। अच्छा। क्योंकि म्यांमार का बड़ा डिपेंडेंस हो गया इंडिया पे कि जी अगर तुमने मुझे मजीद 3 साल के लिए ना रखा या 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो फिर हम बिहार हैं। और नरेंद्र मोदी ने जितना नुकसान है नहीं है, कम से कम एक उनको वो तो मिल गया ना, एग्जाम्पल मिल गई जिसको फॉलो किया जा सकता है। मेरे ख्याल में मैसेज मिल गया। अच्छा चलें देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मामला यहीं तक रुकेगा नहीं, ये मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट है, लेकिन इसके बाद कुछ मजीद, क्योंकि जो छेड़ा गया है ना डिफरेंट कम्युनिटीज को, तो और ऐसी क्या मूवमेंट्स हैं जो शुरू हो सकती हैं और गवर्नमेंट के लिए, भारतीय हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? एक तो बात है, नरेंद्र मोदी जब आए थे उससे पहले जो साहब थे वो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है ना, मनमोहन सिंह, एंड ही वाज अ ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट। मनमोहन सिंह के साथ जो है एक मसला था। मनमोहन सिंह ने जब 90s में अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड किया ना, ओपन अप किया, तो उस वक्त ये हुआ कि स्टार्ट में तो आया बहुत बड़ा रेला इन्वेस्टर्स का, इकोनॉमी एकदम खड़ी हो गई। लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त है, इंडिया हैज बिकम द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद ये होता है कि पहले आते हैं इन्वेस्टर, फिर आते हैं कर्जा देने वाले, और फिर माशाल्लाह हम साउथ एशियन तो एक जैसे हैं। तो जब अगर आपने कोई दुकान लगाई वो कामयाब हो गई ना, तो मैंने और मेरे 6 नस्लों ने उठा के वहीं पे सारे के सारे लोगों ने और दुकानें लगा लेनी उधार लेके। सही। इंडिया में ये हुआ कि ऐसे ही बिजनेसेस को उन्होंने बहुत ज़्यादा भेड़चाल बना के लगा दी उधार लेके, और अमेरिका और दीगर ममालिक के इन्वेस्टर से। अब ये हुआ कि क्योंकि वो टेनेबल पोजीशन नहीं थी, वो नाकाम हो गया। उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना जी इंडिया के, वो इतने बड़े हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन कर्जा सारे का सारा उसके सामने कुछ भी नहीं है, जरा है। और वो जो अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत का काम है, क्योंकि उसके अंदर अडानी और अंबानी भी है, और उसके अंदर मेहुल चौकसी और बाकी लोगों के भी सारे के सारे NPAs है। तो ये क्या करते हैं कि इनकम्पिटेंट इकोनॉमिस्ट लगाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर लगाते हैं, एंड दे एक्चुअली हाइड एवरीथिंग इन वेरियस बैंकिंग सेक्टर। इस वक्त यही हो रहा है, इकोनॉमी तबाह कर दी,
पहले किया इन्होंने डिमोनेटाइजेशन, फिर जीएसटी किया, और फिर ये जो कोविड का जब लॉकडाउन हुआ तो बिल्कुल ही इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया। इस वक्त मेरे ख्याल में मूवमेंट से ज़्यादा ये तो मूवमेंट आ गई ना, जिसका हक मारा जा रहा होता है वो बाहर निकलते, एकदम आपने उठना है और इंडिया के अंदर सब कुछ इकोनॉमिकली कोलैप्स हो जाना है। ठीक, हर तरफ से इस वक्त भारतीय हुकूमत जो है वो मुश्किल में है। इनकम्पिटेंट लोगों को लगाएंगे तो यही होगा। सही, चले हमने भारत की बात कर ली, वापस पाकिस्तान आते हैं। और पंजाब में खास तौर पे कब्जा माफिया के खिलाफ, लैंड माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुआ है बड़ी तेजी के साथ, जोरों शोर के साथ वो जारी है। अरबों रुपए मालियत की जो सरकारी अराजी है वागुजार कराई गई है, जिनमें लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कार्रवाई की जा रही है। फैसलाबाद में आज वो, बल्कि मैं मुराद सईद साहब की ट्वीट भी देख रही थी, उन्होंने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जो है उसमें अब तक 170 एकड़ ज़मीन वागुजार कराई जा चुकी है। आपको शायद ज़्यादा पता हो कि क्या हुआ है। इससे पहले लाहौर में 205 कनाल सरकारी अराजी जो है वो वागुजार कराई गई, और उससे पहले फिर जो कुछ हुआ जिसके ऊपर फिर हमने देखा कि किस तरह से सियासी पुष्ट बनाई जो है वो मिलती है इन लोगों को और की जाती है। ये कितना अनफॉर्चुनेट और कितना अफसोसनाक है। अच्छा, मामला ये है, आपकी बात सही है, एक तो हुकूमत का ये जो पुश है ये बहुत अच्छा है। मुल्क के अंदर करप्शन कहीं भी हो, ख़ासतौर पे ज़मीन, हमारे मुल्क में असल करेंसी जो है वो ज़मीन है, और उसका ये है कि एक तो एग्रीकल्चरल उस पर है, फिर माशाल्लाह पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर बंदे ने कहीं रहना है तो घर बनाना है, कुछ करना है। हाँ। और फिर आपने देखा कि 2-3 बिल्डिंगें वो तोड़ी गई जिनका नाम पैलेस रखा हुआ था। एक तो चोरी की खाओ नहीं, एक लाहौर, और अभी ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो है माशाल्लाह हमारे एक फॉर्मर चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, नैयर बुखारी साहब ने, तो उन्होंने भी बुखारी पैलेस रखा हुआ है ना। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप देखते हैं ना तो यू रियलाइज के व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। फिर ये है कि ये जो 2 नंबरी है ये सिर्फ और सिर्फ लीड तक नहीं है, ये ग्रास रूट लेवल तक आती है। अगर आप सरकारी नौकर हैं और आप किसी जाके आपको घर अलॉट हो गया, माशाल्लाह आपकी तीसरी जनरेशन वहां रह रही है और कोई वागुजार नहीं करा सकता, है ना। तो एक तो ये है कि सरकारी ज़मीन के ऊपर या अवाम की ज़मीन के ऊपर, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई एक प्लॉट रखा था जो कि बच्चों के लिए खेलने कूदने का मैदान होना था, उस पर बिल्डिंग बना लिए या कब्जा कर लिया, तो सही बात है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन है तो उस पर कब्जा करना क्या सही है ना। तो इन तमाम, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, जब मैं पढ़ता था ना कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल 90s के एंड की, तो उस वक्त हड़ताल हुई थी कि कायद-ए-आज़म के यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स और वो थे, स्टाफ थे, उनको पहले वादा किया गया था कि आपकी कॉलोनी बनेगी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की अपनी प्रॉपर्टी में। फिर उनको कहा गया कि G12 D12 में जाके तुम लो, और उस वक्त ये हड़ताल थी कि हमें क्यों निकाल रहे हो। और जब अपने लोगों को बाहर आपने वो एडजस्ट किया है, कोई आके बाहर से बैठ जाए और कब्जा कर ले, इज इट राइट? अच्छा, फिर ये है जिनका हक है आप उनको वो हक नहीं दे रहे, आप आके उस जगह फिर एक और याद होगा आपको, एक बड़ा केस चल रहा था। एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डेवलपर साहब है जिन्होंने कराची के अंदर जो पब्लिक पार्क से पब्लिक जो ज़मीन थी, शामिलात जो थे उन पे कब्जा कर लिया था, और उसके बाद कोई 400-500 करोड़ के 450 अरब रुपए के कोई एग्रीमेंट हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके उन्होंने कोई एडजस्टमेंट की बात की थी। तो इस वक्त आपके मुल्क के अंदर इस तरह का माफिया मौजूद है, फिर दे आर वेरी सक्सेसफुल। मैं आपको एक और, हाँ, वेरी पावरफुल, पता है कितने पावरफुल, मैं इदारे का नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ा पावरफुल सिविलियन इदारा है, और उस इदारे के अंदर जब भी उसका कोई तब्दीली आने लगती है तो ज़ाहिर बात है कि उसका काम ओवरसाइट है इनके ऊपर भी, प्रॉपर्टी डेवलपर्स के ऊपर भी। तो ये होता था कि अजीब बात, ये साहब जिनका मैंने बताया कि जिन्होंने कराची में कब्जा किया हुआ था, ये जाते थे पहले जरदारी साहब से मिलते थे, फिर उसके बाद जाके मिलते थे मियां नवाज शरीफ से, और एकदम खबरें टीवी पे आ रही हैं कि जी शटल डिप्लोमेसी हो रही है, नवाज शरीफ और जरदारी करीब आ रहे। असल में क्या होता था कि उस इदारे का जब चेयरमैन चेंज होना होता था तो ये भाई साहब जाते थे, अपनी तरफ से नॉमिनेट करते थे, और कंसेंसस होता था, वही साहब बनते थे। ठीक, when such a kind of entrenched interest are there, तो उनको खोदने में थोड़ा टाइम लगेगा,
और माशाल्लाह हुकूमत जो है वो करती है कि वो तो बिल्कुल हाँ नहीं फिर आप एतराज न कीजिएगा, मैं कर दूंगा। लेकिन इतने अरसे में 70 साल में जो काम नहीं हो रहा, मैं इसलिए एटलीस्ट लगा देती हूँ कि शुरू तो हुआ। नहीं वही है ना कि अगर पेट्रोल माफिया है तो 70 साल से पेट्रोल माफिया ऐसे तो नहीं बैठा हुआ। फर्क पताफी अगर किसी पब्लिक ऑफिस में है तो उसके साथ साजबाज करके चल रहे होंगे। अच्छा इसी तरह से अगर जो है ना बेनिफिशियरीज थे ना, हाँ फायदा उठाना हो तो फिर शुगर माफिया हो, कॉटन माफिया हो, बाकी माफियाज हो, ये सारे के सारे माफियाज मैं नहीं कहना चाहता, कार्टल कह ले, लेकिन इन सारों का अगर कहीं कोई करप्शन है तो वो क्यों है? उसकी वजह है कि पेट्रोनेज का सिस्टम कायम है। सही। अच्छा होता क्या है कि जी वजीर आजम ने अगर पेट्रोल की कीमत कर दी कम, और ख़ासतौर पे उस वक्त जब एकदम स्पाइक जो है ना हमने कर दी थी, पता नहीं क्यों की थी, तो मुल्क के अंदर जो वो पेट्रोल माफिया है वो पेट्रोल देने से इनकारी हो जाती है। वजीर आजम के पास कोई ऐसा वो तो नहीं है कि जाके वो खुद जो है ना पर्सनली इन्वेड करते फिर रहे हो, तो इट विल टेक टाइम। ये याद रखें कि जब करप्शन के निज़ाम को उखाड़ने लगते हैं तो इट फाइट्स बैक। और फिर हमने देखा कि लाहौर में वो एक पैलेस को गिराया गया जो नाजायज पैलेस था, और खुद मरीम नवाज शरीफ साहब, एक मरीम नवाज, और अगले दिन पार्लियामेंट के अंदर वो हो रहा है, तकरीरें हो रही है। फिर सिंध गवर्नमेंट को इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने जाके जो पीटीआई के एक वो थे उनका जो फार्म हाउस था वो गिरा दिया। This kind of attitude will take some time. आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। 50 PMLN के रहनुमा और उनके फ्रंटमैन के नाम थे, पूरी लिस्ट थी जो कब्जा माफिया में जो इन्वॉल्व थे। अफसोस की बात यह है कि जब आप कार्रवाई करना शुरू करते हैं तो फिर आवाजें आना शुरू हो जाती है कि हमारे साथ क्यों, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये तो इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे साथ हो रहा है तो फिर बाकियों के साथ। और भाई कहीं से तो शुरू करना है ना। और अगर आप गलत कर रहे हैं, आप ये भी मान रहे हैं कि हम गलत हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ ही नहीं, फिर अब बाकियों के साथ भी करो। वही ना बात ये है कि ये कभी नहीं होता। देखें अगर कोई कत्ल हो गया या कहीं डकैती हुई और उसके अंदर 9 बंदे थे, उनमें से 8 पकड़े गए, 9वां फरार हो गया, और आप उसके पीछे हैं, तो आप ये कहेंगे कि जी जब तक 9 नहीं आते तो इनको निकालो, तो इनको निकाल दो बाहर। नहीं, दिस कांट बी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मामला ये है कि पाकिस्तान में जो पीएम साहब हैं और जो हमारी रियासत के इदारे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल दीगर इदारे, एक कंसेंसस है कि ये जो निज़ाम है ना पेट्रोनेज का, इट हैज टू बी वूंड अप और इसको ख़त्म करना है। और इस सारे के सारे ये इस्तेसाली निज़ाम के अंदर लोगों का जो नुकसान होता है, मिसाल के तौर पे आप और मैं वर्किंग क्लास से, हम 100 साल भी काम करते रहे ना, वी विल बी स्टक इन द सेम क्लास। ठीक है, मगरिब में ये नहीं होता, या किसी भी अच्छी इकानमी में अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आपके पास कुछ है, तो यू एक्चुअली क्रॉस दी सरफेस, ब्रेक द सरफेस एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल। यहाँ नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अमीर जो चंद लोग हैं, अच्छे भी होंगे, जायज भी होंगे, लेकिन जो करप्ट माफिया है वो कहते हैं कि अगर कोई कॉम्पिटेंट बंदा ऊपर आ गया तो हम तो गए, तो उसकी वजह से वो खराब करते हैं। मेरा ये ख्याल है मेरिट भी तो नहीं है ना, मेरिट भी नहीं है, मेरिट किसने खत्म किया? देखें बात ये है कि चीजें एक दूसरे को वो कहते हैं कि रूस और अमेरिका के दरमियान जो है ना वो इंटेलिजेंस का काफी वो होता था, तो एक बंदा पकड़ा गया जो जनरल बना बैठा था रूस में, और उसका काम ये था कि कभी भी कोई काम का बंदा ऊपर ना आने दो, क्योंकि अगर आ गया तो फिर वो हमारे लिए, अमेरिका के लिए नुकसान होगा। ब्रेक लेनी है बिल्कुल, और खत्म होगी ना आपकी बात। चलें ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम चलेंगे पाकिस्तान से अमेरिका, और वहाँ पे जो सूरत हाल है इस वक्त साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ के हवाले से क्या है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। Resistance for us, and Burhan Muzaffar Wani is the face of resistance. He's the face of hope.
90 से जितने भी दीगर लोग शहीद होते थे यहाँ, तो एक बड़ी तादाद में लोग उनकी तदफीन के लिए आ जाते थे। इन्होंने इस कोरोना वबा का फ़ायदा उठाते हुए अब लवाहिकीन को मैयतें देना बंद कर दिया। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस पर 6 जनवरी को अमरीकी कांग्रेस के इमारत कैपिटल हिल पर डोनाल्ड ट्रंप साबिक सदर जो है अमेरिका के, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने हामियों को उकसाया और हमला कराया गया। और अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजा जो है वो होने जा रहा है। अमरीकी सेनेट ने 44 के मुकाबले में 56 वोटों से साबिक अमरीकी सदर के मुआवजे को कानूनी करार दे दिया है। और सेनेट में कराई गई इस रायशुमारी में तमाम 50 डेमोक्रेट सेनेटर्स के अलावा 6 रिपब्लिकन जो अरकान हैं वो भी साबिक सदर के मुआवजे के हक में है, यानी उन्होंने इसके हक में वोट दिया है। यानी अब मसला जो है वो बल्कि फारूक आपसे ही मैं ये बात करूंगी कि पहले तो ये था ना कि जो आर्गुमेंट किया जा रहा था रिपब्लिकन्स की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर्स की तरफ से वो ये था कि वो तब सदर है नहीं, तो उनके मुआवजे से क्या होगा और ये तो बेकार की बात है। लेकिन अब क्या, जाहिर है उनको बरतरफ तो किया नहीं जा सकता, वो सदर नहीं है, लेकिन क्या उनको सियासत से जो है वो फारिग किया जा सकता है? एक तो ये है कि मैं ये भी याद करा दूंगी, मुझसे बहुत बेहतर रिसोर्स हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं एक जुमला जरूर डाल दूं, और वो ये है कि जब मुआवजा हो रहा था ना, शुरू हुआ बाइकैमरल सिस्टम में, उनका एक लोअर हाउस है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, दूसरा उनका सेनेट है। जो हाउस में उस वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और सदर थे, वो मुआवजा तो हो गया, उस वक्त सेनेट था रिसेस में, और मैकॉनल जो है जो उसके हेड हैं या रिपब्लिकन पार्टी सेनेट में, उनसे कहा गया कि जी इसको बुलाएं वापस ताकि हम इनको मुआवजा करें, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उतर गए। अब जो है अजीब व गरीब ट्विस्ट आए जा रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग है, उस पर बात करेंगे। फैज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका से सीजन सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फैज साहब आपके वक्त के लिए। फैज साहब, यही सवाल मैं आपके सामने भी रखूंगी कि अब होगा क्या, क्योंकि पहले तो ये लग रहा था कि शायद मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तो ये मंजूरी जो है वो दे दी गई है मुआवजे की, तो क्या हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया मिशेल, बहुत बहुत शुक्रिया फर्रुख। गुड टू बी ऑन योर ग्रेट शो। देखिए, इस वक्त बड़ी ड्रामाई अंदाज से मामला आगे बढ़ रहे हैं और ये एक अजीब व गरीब मुकदमा है जिसका फैसला हम सबको पहले ही से मालूम है, और जो ज्यूरी है यानी जो फैसला करने वाले हैं उन्होंने पहले ही से ये ऐलान कर दिया है कि इसका फैसला किस तरफ जाएगा। और फैसला ये है कि एक दफा फिर डोनाल्ड ट्रंप, एक फर्स्ट ट्रंप प्रेसिडेंट जिनका 2 दफा मुआवजा हो चुका है, जैसा भी फर्रुख ने कहा आपसे कि ऐवान नुमाइंदगान में, अब वो दूसरी दफा सेनेट में भी बरी होने जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि जो सेनेट के जो लीडर हैं, रिपब्लिकन पार्टी के लीडर मिच मैकॉनल, उन्होंने बाकायदा ईमेल के जरिए ये ऐलान कर दिया है कि वो जो उनका वोट होगा वो साबिक सदर ट्रंप को बरी करने के लिए होगा। अच्छा, अब एक मामला देखिए, अब ये जो है ना, बहुत ही ये ट्रायल है, ये जो मुकदमा है, ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, यानी ऐसा है कि दोनों तरफ ये 2 धारी तलवार जिसे हम कहते हैं। और वो ये कि, और इसकी वजह ये है कि न सिर्फ ये कि इससे ट्रंप गंदे हो रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी गंदी हो रही है, उनका सारी जो उनकी जो गलतियां, उनकी खामियां, वो सब सामने आ रही हैं, बल्कि दूसरी तरफ सदर बाइडेन का जो एजेंडा है, फर्स्ट 100 डेज का जो एजेंडा है, वो भी मुतासर हो रहा है, क्योंकि पूरी कौम बजाय ये कि आगे बढ़ने के और सेनेट और कांग्रेस अपना वक्त नए मामलात पर, नई कानून साजी पर सर्व करने के, वो पूरी तरह से फोकस्ड है इस वक्त एक ऐसे ट्रायल पर जिसकी कोई अमली कोई अहमियत नहीं है। हाँ, तारीखी अहमियत जरूर है तारीख की किताबों के लिए, लेकिन अमली अहमियत नहीं है। तो और आज का जो बहुत अहम डेवलपमेंट है वो ये हुआ है कि अब दोनों पार्टियों ने मिलके
तकरीबन 5 रिपब्लिकन सेनेटर्स और पूरे डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने ये वोट दिया है, ये फैसला किया है कि ये ट्रायल, ये मुकदमा आज खत्म नहीं होगा, इस पर आज वोटिंग नहीं होगी, बल्कि मजीद अब विटनेसेस, मजीद गवाहों को तलब किया जाएगा। और अब ये मामला कब तक खींचता है और किस हद तक आगे बढ़ता है, कोई अंदाजा है कि ये कितने अरसे तक जारी रहेगा ट्रायल? कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? हाँ देखिए, आज तवक्को ये थी कि आज ये खत्म हो जाएगा। यहाँ हफ्ता है, सैटरडे की इस वक्त आफ्टरनून है, और ये कहा जा रहा था कि इस वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये जो गवाहों का जो सिलसिला शुरू कर दिया है, तो इसमें किसी को नहीं पता। पिछला जो ट्रायल हुआ था इनका, तो वो नाजरीन के रेफरेंस के लिए मैं बताता हूँ, पिछले ट्रायल में 37 डेज लगे थे। इस ट्रायल में अब तक सिर्फ 5 दिन हुए हैं। तो लेकिन डेमोक्रेट्स की भी ख्वाहिश ये है, रिपब्लिकन्स की भी ख्वाहिश ये है इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। लेकिन बहरहाल सियासत जो है सियासत है, और एक सियासी कबायली निज़ाम है समझ लीजिए, जिसमें इस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है। फैज साहब, आपने दो धारी तलवारों की बात की, तो लेट मी आस्क यू कि ये जो विटनेसेस का मामला है, ये भी कहा जाता है कि दो धारी तलवार है। आज अगर आपने देखा हो तो वो डोनाल्ड ट्रंप के जो वकील थे वो कह रहे थे कि मैं कमला हैरिस को भी बुलाऊंगा और फिर वो आके फिलाडेल्फिया में मेरा जो ऑफिस है उसके अंदर मैं उनसे पूछ-गछ करूंगा, जिस पे कहका भी लगा। अब सवाल ये है कि ये तो सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप वाली साइड कहती है कि 100 बंदे जो है हम लेके आना चाहते हैं, और ये जो डेमोक्रेट्स हैं वो बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन कौन स्टार विटनेस होगा? क्या माइक पेंस होंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को बुलाने की कोशिश की जाएगी या कोई और होगा? सर, मेरा अपना ख्याल ये है कि मामला इस हद तक आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखिए दोनों का बहुत नुकसान है इसमें। और यही वजह, देखिए आप तो बहुत क्लोज फॉलो करते हैं और आपके ट्वीट्स से अंदाजा होता है कि आप गहरी नजर है यहाँ की सियासत पे। अब आप देखिए कि इस वक्त जो लिंडसे ग्राहम, जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम है, जो बहुत करीब तरीन समझे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने भी जो 5 रिपब्लिकन्स हैं उनके साथ ये कह के वोट दिया कि विटनेस उसको बुलाया जाए। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो खुद भी ये समझते हैं कि शायद रिपब्लिकन्स का भी इसमें फायदा है। देखिए ये तो तय है कि ये एक्विट हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, लेकिन अगर ये मामला खिंचता है तो रिपब्लिकन्स का फायदा यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तवज्जो इसी ट्रायल पर रहेगी, उनका एजेंडा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इससे अच्छी बात रिपब्लिकन्स के लिए कथा कलामी कर रहा हूँ सर फैज साहब, लेकिन एक बात आपने कहा ना कि लिंडसे ग्राहम का वोट जो है वो साबित करता है कि रिपब्लिकन्स को कुछ इसमें नजर आ रहा है। लिंडसे ग्राहम जब से मैकेन साहब मरे हैं, उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, उस वक्त से ये डामाडोल नजर आते हैं। लेकिन इन पे केस भी तो बन गया है जॉर्जिया के अंदर, खासतौर पे वो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को प्रेशर करने का। तो इज देयर पॉसिबिलिटी कि इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि इन्होंने बिलाखिर केव कर दिया और डेमोक्रेटिक साइड को सपोर्ट करें? हाँ, इसमें एक पहलू हो सकता है ये कि वो इस वक्त, लेकिन अभी वो बाकायदा पूरा केस बना नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन में आ गए हैं। जो कॉल उन्होंने की थी जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अलॉन्ग विद साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, तो वो एक अंडर इन्वेस्टिगेशन है और वो एक प्रेशर पॉइंट हो सकता है इनके लिए। लेकिन इसमें ये जो मैं समझता हूँ इसका पहला ये पहलू ज्यादा नुमाया है कि रिपब्लिकन्स ये समझते हैं कि ठीक है, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका होगा कि वो न सिर्फ ये कि बाइडेन के जो एजेंडा को इंस्टॉल करें, उसको रोकें, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि खुद अगर उनके अंदर कमजोरियां हैं, जैसे अगर फर्जी कमला हारिस आ जाती है, स्पीकर नैंसी पेलोसी पर ज्यादा जोर है कि उनको बुलाया जाएगा। और खुद जो इन्होंने जो ट्वीट किया है इंस्टाग्राम में, उन्होंने भी नैंसी पेलोसी का नाम लिया है और यही कहा है कि उन्होंने जो वो ये समझते हैं कि शायद नेशनल गार्ड्स को बुलाने में उन्होंने भी देर की, उन्होंने भी मंजूरी बहुत देर बाद दी, ये उनका एलिगेशन है। तो ये वो चीजें हैं जो जेरे बहस आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल इसमें देखिए जो असल बात है वो ये है कि कौम इस वक्त यहाँ पूरी ये बल्कि अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पेंडेमिक से गुजर रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, लोगों के जॉब्स खत्म हो रहे हैं, बिजनेसेस सब तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे मौके पर एक ऐसा नॉन प्रोडक्टिव इशू ये दोनों पार्टीज लेके आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें न सिर्फ ये कि इस कौम का नुकसान है, इनकी अपनी पार्टियों का नुकसान है, बल्कि ओवरऑल चूंकि अमेरिका बीइंग द वर्ल्ड लीडर, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ सकता है। तो ये पहलू लोगों की नजर में है और उसको देखिए किस तरह से लोग। आपने सही कहा कि प्रोडक्टिव नहीं लगता, लेकिन ये मामला कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा 2024 में लड़ सकते हैं इलेक्शन,
और अगर वो लड़े तो उसके अंदर देयर इज अ चांस कि बहुत सारे जो है जो एलिमेंट्स हैं, रेसिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो दोबारा एम्पावर्ड हो जाएंगे। डोंट यू थिंक कि इसके अंदर स्टेक्स बहुत हाई है और शायद उस वजह से निज़ाम जो है वो कोई ना कोई तरीका निकालेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को बिल आखिर डिस्क्वालीफाई करके छोड़े? बिल्कुल सही है। देखिए उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो दूसरी जो उनके जराइम है, टैक्सेस के हैं और बहुत सी, स्पेशली जो टैक्स का बहुत बड़ा इशू है उनका, तो कई ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की इजाजत मांगी जा रही है और वो हो सकती है। और फिर दूसरा बहुत बड़ा पहलू ये है कि वो उम्र के हिस्से में है, 2024 में वो तकरीबन 82 साल के हो जाएंगे। अब 82 साल का आदमी फर्स्ट एक और ट्रम्प के लिए उतनी एक रिगरस एक कैंपेन चलाए, तो मैं ये समझता हूं कि वो शायद उनके वो हालात ना रहें, उनके अपने खानदानी हालात वो ना रहें कि वो इस मामले को आगे बढ़ा सकें। तो उनके अब दूसरी बार इलेक्शन लड़ने का मेरे नजदीक इम्कान नहीं है। लेकिन बहरहाल एक खदशा मौजूद है और डेमोक्रेट्स यही चाहते हैं। देखिए डेमोक्रेट्स, मेरा ख्याल है इनकी असल चीज ये है कि रिपब्लिकन पार्टी को ये लोग इतना मलाइन करना चाहते हैं, इतना एक्सपोज करना चाहते हैं कि आइंदा तकरीबन 3-4 टर्म्स एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ही आता रहे। ये इनका एक फैसल, आपने उम्र की बात की तो ये प्रेसिडेंट बाइडेन की क्या एज है सर? प्रेसिडेंट बाइडेन साहब इस वक्त 78 के हो चुके हैं माशाल्लाह से। और वो अब जब वो अगली टर्म होगी तो उसमें भी मेरा ख्याल है ये पहले फर्स्ट टर्म प्रेसिडेंट होंगे ये भी, और अगला चांस गालिबन कमला हारिस का है 2024 में। हाँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इनसे ज्यादा सेहतमंद नजर आते हैं ना। फिर लोग कहते हैं कि अगर आ गया तो पता नहीं क्या करेंगे, तो ये भी है ना एक मामला। एक साल, हाँ, बाइडेन से 1 साल छोटे हैं वो, और गोल्फ खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ही इज एक्टिव, ही इज हेल्दी और फिट रखा हुआ है अपने आप को, और बहुत एक्टिव है, मेंटली भी एक्टिव है। लेकिन ये देखिए बहुत बड़ी एक चीज होगी अगर वाकई वो 2024 में आते हैं। अच्छा, उसकी वजह एक बात बताऊं कि जो अगेन ये मेरा असेसमेंट है और लोगों का खदशा भी है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह सिर्फ एक ये है कि जो बहुत से दूसरी जो लीडरशिप तैयार हो रही है रिपब्लिकन पार्टी में, उनके लिए बहुत बड़ा ये एक धचका होगा। ये पार्टी का सिस्टम ऐसा है कि हर 4 साल, हर 8 साल बाद इनकी एक सेकंड टियर की लीडरशिप वो जो है पूरी अपने आप को तैयार करती है। इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को तैयारी करके बैठे हैं कि 2024 में रिपब्लिकन पार्टी के वो कैंडिडेट होंगे। उसमें एक अहम नाम मैं आपको बता दूं, जो निकी हेली हैं, जो अगेन एक और कंप्लीटली एक इंडियन पेरेंट्स की बेटी हैं, और वो काफी अहम ओहदों पे रह चुके हैं। अब उन्होंने अपने आप को इस तरह से पोजीशन करना शुरू कर दिया है कि शायद वो 2024 में रिपब्लिकन पार्टी के इंतखाबात लड़ेंगी, और एक बड़ा अहम मौका होगा दिलचस्प, अगर कमला हारिस इस तरफ से आती है और निकी हेली इस तरफ से आती हैं, तो 2 साउथ एशियन नजात या 2 एक्चुअली भारतीय नजात खवातीन सदारती उम्मीदवार होंगी अगले उसमें मौके पर। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल होगी। चलिए, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू और बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। बहुत शुक्रिया फैज रहमान साहब आपके वक्त के लिए। इंशाल्लाह आपको फिर जहमत देंगे। फरूक, लास्ट कमेंट्स मुख्तसरन अगर आप ये बता सकें कि तरीका कार मुआवजे का क्या होगा, बिल्कुल मुख्तसरन वो ये है कि जब ये सारे विटनेस कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद वोटिंग होती है, और सेनेट में जो है 100 है तो उसका 2/3 करना है, और 67 सीट जो है ना, हाँ, वो चाहिए 50-50, हाँ जी, 17 चाहिए आपको रिपब्लिकन से, जिनमें से लग रहा है कि वो तो ज्यादा बढ़ नहीं सकते, 5-6 लगते हैं, लेकिन नहीं बढ़ सकते, मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि नहीं होगा कुछ, हाँ, लेकिन कुछ और हो जाए। लेकिन बहरहाल ये तो देखेंगे कि क्या वक्त जो है वो क्या फैसला करता है। प्रोग्राम का वक्त बहरहाल खत्म होता है। मशल बुखारी, फरूक वताफी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।